हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल-फिलिस्तीन जंग की कवरेज और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहा है ताकि आप कुछ गहराई से मालूमात हासिल कर सकें। जो कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, वो सब आपके सामने आ सके। बहुत ही दिलचस्प किस्म की खबरें हैं। अरब मीडिया इजरायली नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहा है, हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद। उसके अलावा वहाँ ऐसी भी कहीं कुछ खबरें हैं, अभी वो कंफर्म नहीं है कि वहाँ मस्जिदों में हसन नसरुल्लाह के आम तौर पर मुसलमानों में जो दुआ की जाती है वो सब उस पर एक तरह से पाबंदी की कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैं उसे कंफर्म करके और बेहतर अंदाज में आपके सामने पेश करूँगा। और बहुत कुछ ऐसी खबरें हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतन्याहू से बात की है हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद। उसके बाद जो अमेरिका से आने वाले बम जिस तरह से गिराए गए हैं, कितनी बड़ी मिकदार में क्या कुछ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय मुल्क एक तरह फिर से वर्ल्ड वॉर 3 कराने की कोशिश का हिस्सा बने हुए हैं, ये भी हम जानेंगे। और ये भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिजबुल्लाह महज एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए, या अमेरिका और इजराइल की नज़र में आतंकवादी, वो क्या कुछ है। और इस सब के बाद आगे दुनिया किस तरफ बढ़ती हुई जा रही है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो एक लंबे अरसे से बहुत सी उन्होंने किताबें लिखी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। और जो मजहब के नाम पर नेशनलिज्म की बात जो करते हैं, चाहे वो हिंदुत्व हो या इस्लाम की बुनियाद पर, उसके वो बाकायदा क्रिटिक हैं, खिलाफ बात करते हैं। उसके अलावा महिलाओं, दलितों और माइनॉरिटीज के हक की बात करते हैं। ये बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो पिछली बार इंटरव्यू आपका चला था, उसमें जो बात आपने कही थी कि क्या भारत का भी हाथ है उस पेजर वाले धमाकों में, उसे काफी लोगों ने पसंद किया। और आप बहरहाल बहुत ही खुल करके अपनी बात रखते हैं। अब मोदी जी के और नेतन्याहू जी के बीच में बात हुई है, उसकी कुछ खबरें आई हैं, उसके बिटवीन द लाइंस और जो कुछ बताया गया उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया काज़मी जी कि आप मुझे मौका दे देते हैं। मुझे आपका शुक्रगुज़ार होना चाहिए और सुनने वालों का। तो बात ये है कि आपने अभी बात की थी कि हमारे देश का क्या क्या रिश्ता था, क्या कनेक्शन था वहाँ जो पेजर और मोबाइल और वॉकी-टॉकी फटे। तो ये लेटेस्ट खबर ये है कि वो जो भारत से जुड़ा हुआ जो बंदा है, केरला का रहने वाला, वो गायब है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि चंद महीनों में, चंद सालों में ये पता लगेगा कि वो इज़राइल में पनाह लिए हुए हैं। ये मैं आज बता रहा हूँ और देखिएगा कि ये सच निकलेगा ये। ये कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सारे कनेक्शंस हैं उनके बारे में मेरी जो जानकारी है, रिसर्च है, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। अच्छा, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जंग तो वहाँ हो रही है, लोग वहाँ हज़ारों की तादाद में मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर। और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, दुनिया इस ज़मीन पर आज, वो शर्मिंदा करने को देश को शर्मिंदा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो जब लेबनान पर ज़बरदस्त बमबारी की गई, जब फ़लस्तीन में 50,000 के करीब लोग मारे जा चुके, सारे अस्पताल, सारे कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े गए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं छोड़ी गईं, सड़कें नहीं छोड़ी गईं, कुएँ नहीं छोड़े गए, तो मोदी 4 बार फ़ोन कर चुके हैं इस बीच में, लेकिन कभी भी नहीं कहा कि इसको रोक दो। इसको रोक दो, ये लाखों रिफ्यूजी जो इधर से उधर जा रहे हैं, उसको रोक दो। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने 30 तारीख को, यानी कल, नेतन्याहू जी को फ़ोन किया और मौका था कि जो हिजबुल्लाह के जो चीफ थे,
के मारे जाने के बाद, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने उनको बधाई दी होगी, लेकिन बधाई दी होगी क्योंकि उनका जो बयान इजरायली सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, मोदी जी का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। अच्छा, टेररिज्म कौन कर रहा है ये मोदी जी इस पर चुप रह जाते हैं। तो एक आम तौर पर जो उनका नैरेटिव ये रहेगा कि हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट था और उसकी कोई जगह नहीं। और देखिए इजराइल ने ये जो हसन साहब को मारकर वो जो है टेररिज्म को खत्म करने का दुनिया में कोई जगह नहीं छोड़ रहा है इजराइल ने वो नहीं करना चाहिए। इजराइल ने लेबनान से बाहर आ जाना चाहिए। अब तो वो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने हमला बोल दिया है, वो नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो उस क्षेत्र के अंदर जंग बढ़ रही है उसको रोका जाना चाहिए। यानी मोदी जी कह रहे हैं कि शांति को स्थापित किया जाए और इस्तेकाम लाया जाए वहां पर, ताकि जंग ना हो। और ये इस्तेकाम कैसे लाएंगे, ये स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे और पीस कैसे लाएंगे कि भारत बराबर हथियार और बारूद जो है वो इजराइल को सप्लाई करता रहेगा। इसी तरह से अमेरिका का बाइडेन भी कह रहा है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी कह रही हैं। और वो किस तरह से शांति आएगी उसका तो मार्क कैली, जो सेनेट की, ये अमेरिका की राष्ट्रपति से भी पावरफुल कमेटी होती है, जो आर्म फोर्सेस की जो कमेटी है सेनेटर की, उसका चीफ है मार्क कैली। मार्क कैली ने कहा है कि जिन बमों से हसन नसरल्लाह की मौत हुई है, को मारा गया है, वो 2000 पाउंड का यानी 900 किलोग्राम का मार्क 84 सीरीज है अमेरिका के बमों की, जो इजराइल को दी गई जी। तो इस बम को देने के बाद फिर वो वहां शांति स्थापित कराएंगे। और जो इजरायली सेना के 2 बड़े अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया है कि हसन साहब को मारने के लिए 3 से 4 मिनट में 2000 पाउंड के 80 बम गिराए गए। अब कोई कैलकुलेट करके जरा 2000 को मल्टीप्लाई कर दे 80 से, एक लाख 60,000 किलो बारूद गिराया गया, एक छोटे मोटे शहर को उड़ाने के लिए काफी है। जी, तो इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय है काज़मी जी कि इजरायली एजेंट, खुफिया एजेंट जो है वो लेबनान के अंदर वो घुस चुके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उनको सारी बातों की खबर थी। अच्छा, उसके बाद बाइडेन ने कहा कि नसरुल्लाह को बहुत चीजों का हिसाब देना है, तो उसका यानी खुशी मनाते हुए। लेकिन ये बेवकूफ ये जानते हैं कि हमास के अलावा कितने लोगों को मारा गया है। PFLP, पीपुल्स फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जिसके पहले अध्यक्ष जॉर्ज हबाश थे, ईसाइयों के नेतृत्व में बनाया गया, आजादी का सबसे पहले हथियार उठाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी फिलिस्तीनियों की, वो एक ईसाई ने बनाई थी। उसके भी लीडिंग कैडर मारे गए हैं, सैकड़ों दूसरे लोग मारे गए। और अब ये 50,000 के करीब गाजा के अंदर शहीद किए जा चुके हैं। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हमास इतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके 50,000 कैडर हैं? तो ये तो इसका मतलब है कि इजराइल को हार मान लेनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि वो एक धोखा करके, एक हवा खड़ा करके, और उस हवे पर मैं हिजबुल्लाह का हवा कैसे खड़ा किया उस पर मैं आऊंगा। मैं उस पे आगे बात करेंगे शमसुल इस्लाम साहब। जो अब तक आपने बात की उसमें 2-3 चीजें काफी अहम हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि वो जरूर मुबारकबाद दी होगी मोदी जी ने नेतन्याहू को। बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी जी ने 7 अक्टूबर को पहले दिन ट्वीट करके कहा हम इजराइल के साथ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हम के साथ हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा विदेश मंत्रालय, उसको सॉफ्ट करता है और कहता है कि हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। और उसके बाद लगातार वो मीडिया जो मोदी जी को लगातार सपोर्ट करता रहा है, जो गोदी मीडिया के तौर पर मशहूर है, वो मीडिया जो अडानी के हाथ में है, जिन्होंने खरीदा हुआ है हैफा सी पोर्ट इजराइल का, उनके हाथ में हमारा मीडिया है। वो मुसलसल
हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहता है और हमारी सरकार उसे आतंकवादी नहीं मानती। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ जी मतलब इतना जी दिलचस्प खेल है कि जी हम सरकारी तौर पर ना तो हमास को टेररिस्ट कहते, ना जी हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहते, लेकिन हमारे एक्शन जी वही है जो इजराइल के एक्शन है। जी वही जी। नैरेटिव हम आगे की बढ़ाने की बात कर। हिंदुत्व जायनिज्म और इजरायली जायनिज्म, और हम आगे देखेंगे मुस्लिम जायनिज्म भी, इस्लामिक जायनिज्म भी एक साथ मिलकर हैं। फिलिस्तीन और लेबनान की जो जनता है, जो इजराइल के खिलाफ जनता है, जो लीडरशिप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ है। तो ये बात अच्छा, बिल्कुल सही आपने। इस बीच में एक सवाल छोटा सा और है। जी जी ये जो हमने देखा कि इस पूरे 1 साल हो गया, 12वां महीना अब होने वाला, 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा। इसमें इजराइल ने, वेस्टर्न मीडिया ने एक तरह से जो नैरेटिव अपने हक में बनाने की कोशिश की है, जालिम को मजलूम साबित करना और जी मजलूम को जालिम साबित करना। लांसेट एक मैगजीन है, मेडिकल मैगजीन यूरोप की, जी उसने तकरीबन 1.5 महीने पहले कहा था कि 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं। जी वो जेनोसाइड नहीं है, लेकिन 7 अक्टूबर में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा जेनोसाइड है। जी आप पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, बहुत सी चीजें आपने दुनिया में देखी भी हैं और पढ़ी भी हैं। इसको किस तरह से, यानी ये क्या चीज है? नहीं, देखिए काजमी जी, जेनोसाइड जेनोसाइड के दिमाग से, जेनोसाइड की व्यू पॉइंट से, की दृष्टि से, आप चाहे एक आदमी को मारते हैं, जेनोसाइड जेनोसाइड है। चाहे उसमें 2 लाख आदमी मारे गए हों, 2 करोड़ लोग मारे गए हों, या एक आदमी मारा गया, जेनोसाइड जेनोसाइड होता है। और जेनोसाइड जो होता है वो सिर्फ कत्ले आम ही नहीं होता है। जेनोसाइड का मतलब और भी होता है, कल्चरल इरेजन होता है। आप कल्चरली सारा खत्म कर देते हैं, बिजनेस खत्म कर देते हैं, उनकी पहचान को खत्म कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 7 अक्टूबर को हमास के जरिए जो किया गया था, उसको कोई आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। चाहे वो लगातार जेनोसाइड्स के कब्जे के जवाब में भी किया गया हो, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर बात है कि आप ये कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी है, लेकिन हमास के आप 50,000 लोग, आप कह रहे हैं 50,000 लोग, जिसके अंदर लगभग 60 से 70% बच्चे हैं और औरतें हैं, आप उनको कह रहे हैं कि उनको मार दिया। तो आप इससे, आपका क्या दिमाग काम कर रहा है? आप कितने क्रिमिनल हैं? आप किसी जवाब के अंदर हिंसा कर रहे हैं, या उसका हिंसा की शुरुआत करा रहे हैं? इसको तो तय करना पड़ेगा ना। इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो मॉरलिस्ट हूं और मैं तो इसमें कोई स्टैंड नहीं लूंगा। स्टैंड लेने की बात नहीं है। कि आप चुप रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। और अभी हम हिजबुल्लाह पर भी आएंगे तो देखेंगे, और कैसे कि इसको शिया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। जी अच्छा, जी जी जी। एक और बहुत अहम बात मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये नाम लिख लें, ये बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इजराइल के अंदर ही रहते हैं, योजी वर्टर, YOSSIVERTER। इनका परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख छपा है वहां के एक बड़े अखबार में, इजराइल के एक बड़े अखबार में, और उन्होंने कहा है कि सबसे सफल हत्याएं भी नेतन्याहू को उस कड़वे भाग्य से नहीं बचा पाएंगी जिसकी ओर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं हिंदी उर्दू में कर रहा हूं, हिंदुस्तानी में ये ठीक है, अंग्रेजी में हाँ बताऊं? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आसान है समझना। यानी जिस जिस मौत की तरफ, कड़वा सच मतलब क्या है कि जो तमाम चीज खत्म हो जाएगी, वो उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि आप इजराइल की कितनी भी वाहवाही करें, इजराइल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की शर्मनाक तरीकों को नहीं बदलेगा। कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है, यानी आप उसको कितनी भी वाहवाही करें। वर्टन ने यह भी कहा कि नेतन्याहू और उनकी टीम योजनाबद्ध तरीके से इजराइल को नष्ट कर रही है। इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर दे आर डिस्ट्रॉइंग इजराइल। उसके बाद देखिए आगे उन्होंने जो कहा, साफ नाम लेकर, फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल की क्रेडिट रेटिंग को बुल्गारिया और कजाकिस्तान के स्तर से भी कम कर दिया है, जानते हैं कि उन्होंने वास्तविकता में छुआ नहीं जा सकता है। यानी वो जो ये कि राक्षस हो गए उस जो रूलर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है आज, इजराइल की जो फाइनेंशियल रेटिंग है, इकोनॉमिक रेटिंग है दुनिया में, वो बुल्गारिया और कजाकिस्तान से भी नीचे है।
और वो जो चाह रहा है उसको दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री यो गैलनेट जो इस वक्त हीरो बना हुआ है, नेतन्याहू से भी बड़ा, लेकिन उस पर इतना जबरदस्त सर्वेलेंस किया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये वहां का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट कह रहा है कि उसकी इतनी सीआईडी लगाई गई है कि किस दिन उसको, उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन किस दिन नेतन्याहू उसको मरवा सकता है या ये नेतन्याहू को मरवा सकते हैं, उसका भी हमने इंतजार करना चाहिए। ये सच है कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या पर, ये देखिए, ये कोई प्रो पैलेस्टीनियन नहीं है ये बंदा, ये भी खुश हुआ है हसन साहब के मौत पर। यह सच है कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या पर हमने जो सामूहिक उत्साह महसूस किया वो उचित है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए और सचमुच में इसको मान लेना चाहिए कि इस सरकार में अभी भी नेतन्याहू, स्मोट्रिच, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवर और बाकी भ्रष्ट गिरोह शामिल है। यानी ये भ्रष्ट गिरोह जो है ये इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद उन्होंने लिखा, देखिए कितना साफ लिखा है कि ये 101 प्रिजनर्स जो हमास के पास हैं, उसके बारे में नेतन्याहू क्या कर रहा है, उसके बारे में नेतन्याहू चुप है। नेतन्याहू चुप है और मुझे लग रहा है कि इजराइल की तो हार हो चुकी है, चाहे वो पूरे वेस्ट एशिया को कब्रिस्तान में बदल दे, वो हार तो हो चुकी है, क्योंकि इस सब के बाद भी 101, ये वर्टर कह रहे हैं कि 101 लोग अभी भी हमास के कब्जे के अंदर हैं। अच्छा, उसके बाद एक और शर्मनाक बात जो हमारे यहाँ तो खबर वो छपती नहीं है कि नेतन्याहू जो है यूएन जनरल असेंबली का जो एड्रेस करने गया 4-5 दिन पहले, और उसके अगले दिन ये लेबनान पर हमला किया गया, हॉल खाली था, पूरा हॉल खाली था। यहां तक कि जो इसको प्यार करने वाले सऊदी अरब का डेलीगेशन है वो भी मौजूद नहीं था। सऊदी अरब के डेलीगेशन की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वहां पर बैठ जाए। अच्छा, एक और चीज जो हसन साहब की शहादत के बाद जो दब गया, उसी दिन एक बहुत मशहूर अमेरिकन जर्नलिस्ट है जूलियन मैकफरलान। जूलियन मैकफरलान ने कहा था कि इजराइल ने नहीं हारना है, क्योंकि हिजबुल्लाह उनको ब्लीड करा रहा है, स्लोली ब्लीड करा रहा है। ये एक टर्म है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मार रहे हैं। और उन्होंने जो डेटा पेश किया था, और शायद यही जो खतरा था, इन्होंने इजराइल ने उनको मरवाने के लिए, उनको कत्ल, उनको शहीद करने के लिए बहुत तत्परता दिखाई, बहुत जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने कहा कि आयरन डोम जो है, जो इजराइल को सारे हमलों से बचाता है, उसमें जो एक बैटरी है, एक जगह की जो बैटरी है, उसमें 20 तामीर मिसाइल होती हैं। ये 20 तामीर मिसाइलें जो है $50,000 से $1,00,000 की होती हैं। और हिजबुल्लाह जो रॉकेट छोड़ता है, वो रॉकेट उनको कत्यूश रॉकेट कहते हैं, वो 300 से $3,000 का होता है। तो ये क्या करते हैं कि मान लीजिए इन्होंने 10 रॉकेट भी छोड़ दिए, ये 27 तारीख की रिपोर्ट है उनकी है, 10 रॉकेट भी छोड़ दिए। 10 रॉकेट में उन्होंने 2 जगह बैटरी चला दी, 2 जगह बैटरी चला दी। इनके कितना गया? इनका $3,000 गया, उनका कितना चला गया? उनका $2,00,000 चला गया या $1,00,000 चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये हिजबुल्लाह करना चाहते हैं जी। और ये कोई हिजबुल्लाह का आदमी नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं जूलियन मैकफरसन। अच्छा, उसके बाद मैं दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये इजराइल, भारत और वेस्ट जो गेम खेल रहा है, एक पागल सांड को, और जब एक वो हाथी होते हैं ना, जिनको ये कहते हैं कि ये हाथी जो है ये बिगड़ गए हैं, उसके लिए एक शब्द होता है, हाँ जी, उसके लिए एक टर्म होता है, मैं फिलहाल याद नहीं कर पा रहा हूं, कि यूरोप इससे पहले एक बार कर चुका है। दूसरी वर्ल्ड वॉर किस लिए हुई थी? क्योंकि यूरोप ने कहीं सोवियत यूनियन, रूसी क्रांति जो है सारे यूरोप में ना फैल जाए, सारी दुनिया में ना फैल जाए, उसको दबाने के लिए, उसको एक बड़ा दुश्मन खड़ा करने के लिए हिटलर और मुसोलिनी को खड़ा किया था।
हिटलर और मसोलिनी को, उसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी, तुष्टीकरण की नीति। ये आप सारा चले जाइए, गूगल में चले जाइए, आपको अपीजमेंट पॉलिसी क्या थी। अपीजमेंट पॉलिसी जो थी वो प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, प्रेसिडेंट फ्रांस के, इन लोगों ने मिलकर, ये नेविल चैम्बरलैन उस वक्त वहां का प्राइम मिनिस्टर था, और उसने क्या किया कि जब हिटलर पावर में आ रहा था तो उसको खुली छूट दी कि तुम ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लो, तुम उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लो, और करने दिया था। और उसके बाद हजारों लाखों यहूदियों को भी मारने की उनको खुली छूट दी थी। उसके बाद मसोलिनी जो हिटलर का दोस्त था, इटली का लीडर, उसको अबेसिनिया यानी इथियोपिया पर कब्जा करने की इजाजत दी थी। और उसके बाद सारी दुनिया ने कितनी कीमत चुकाई थी वो हम जानते हैं। उस हमको आज आप ये एक नाजी, एक जायनिस्ट नाजीज और हिंदुत्ववादी जायनिस्ट जो हैं, उनको मिलकर जो एक गुटबंदी हो रही है, उसको आप जिस तरह से मत करें, इसका बहुत खतरनाक नतीजा होगा, बहुत खतरनाक नतीजा होगा। लेकिन आज मैं जिस पर मुख्य तौर पर खास तौर पर बात करना चाहता था, वो मैं आ रहा हूं कि एक आम तौर पर एक समझदारी है, बहुत समझदार लोगों में भी, कि हिजबुल्लाह जो है एक शियाइट आतंकवादी संगठन है। बहुत जमाने मेरी भी समझदारी यही थी, लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को जानना चाहिए, और आप कभी भी गलत साबित किए जा सकते हैं, इसको आपको मानना चाहिए। देखिए हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसके 15 मेंबर पार्लियामेंट है लेबनान में, और ये सरकारों में इसकी मंत्री रहते हैं। हिजबुल्लाह भारत सरकार की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमास भारत सरकार की तरफ से, जैसे आपने बताया, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड नहीं है जी। ये सन 1982 में हिजबुल्लाह बनी थी, और उसका मिलिट्री विंग बना था। क्यों बना था कि सन 1978 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, हजारों लेबनानियों को मारा था। और इसको जरा सा याद रखिए, और उसके बाद वही हमला सन 1982 में हुआ था। लेबनान को चारों तरफ से घेर लिया था, लेबनान को चारों तरफ से घेर लिया था। सारी विश्व की सेनाएं थी वहां पे, उसको विड्रॉ किया गया, और इजराइल वहां पर घुस गया। और किसके पीछे आया था इजराइल? पीएलओ की जो लीडरशिप थी वो पनाह लिए हुए थी लेबनान के अंदर, उनको मारने के लिए आया था। तो ये इजराइल जहां से घुसता है वो सारा शिया रहते हैं। शिया होना कोई जुर्म तो है नहीं, शिया होना कोई सींग तो लगे नहीं होते, शिया भी इंसान होते हैं। उनकी बच्चियों के साथ, हजारों बच्चियों के साथ रेप किया गया था, मारा गया था, बच्चों को कत्ल किया गया था। कहा जाता है कि लगभग 400 गांवों को आग लगाई गई थी इजराइल के जरिए जी। ये आप गूगल में जाकर आप देख सकते हैं। इससे अपने लोगों को बचाने के लिए, लेबनान के लोगों को बचाने के लिए, और जाहिर है शियाओं को बचाने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जो शिया क्लेरिक्स थे, जो शिया धर्म के गुरु थे, उन्होंने इनको एस्टेब्लिश किया था, और बहुत बड़ी मदद की है उन्होंने लेबनान को, लेबनान देश बनाए रखने में। नहीं तो इजराइल इसको कभी का खा चुका होता, इजराइल इसको कभी का खा चुका होता। सीरिया लेबनान को खा चुका होता। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, सीरिया भी लेबनान के बड़े हिस्से पर काबिज है। अच्छा, अब ये जनाब हमको बता रहे हैं कि ये तो शियाओं के लिए काम करता है, ये ईरानी दलाल है। मुझे पता नहीं ये दलाल कैसे, कौन किसके बेडरूम में घुसा रहता है। यानी हम तो ये जानते हैं कि सारी दुनिया के, भारत समेत जो देश है, वो सारे आईएमएफ के दलाल हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी पुराने सभ्यता है, हम सब कुछ है। उस दलाली की कोई बात नहीं करता है। लेकिन ये है कि आप ईरान से तेल लेने में आपको कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो जो है ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो वो एक जुर्म हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, सुनने वालों को, कि फिलिस्तीनी लोग जिनके लिए हमास है और जिन हमास को हिजबुल्लाह मदद करता है, 90% से ज्यादा सुन्नी है वो। बिल्कुल। अगर ये शिया सुन्नी लड़ाई हो तो क्यों शियाओं को क्या लेना देना है? इन सुन्नियों को मरने दीजिए, है या नहीं? अच्छा, उसके बाद दूसरी बात समझ लीजिए जरा, कान मतलब दिमाग खोलकर, कान तो खुले, दिमाग खोलकर सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि सारे के सारे अरब शेख, सारे के सारे अरब देश, देयर इज नॉट वन सिंगल एक्सेप्शन, ये सारे सुन्नी हैं।
ये सारे के सारे इजराइल के साथ हैं, ये सारे के सारे अमेरिका के साथ हैं, ये सारे के सारे फिलिस्तीन के कत्लेआम में साथ हैं। किसी ने हसन नसरुल्लाह साहब की मौत के ऊपर कोई दुख जताया हो, कोई प्रोटेस्ट किया हो, लेबनान की सरकार ने कोई प्रोटेस्ट किया हो, मैं नहीं जानता हूं, यानी वो कितने दबाव के अंदर रहते हैं। तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि आप जब भी किसी लड़ाई को एक मुखौटा चढ़ा देते हैं कि ये तो फला है, ये तो फला है, ये तो फला है, जैसे 1857 की हमारी जंग अजीम थी, उसको क्या कह दिया, ये मुसलमानों ने कराई है। 20,000 मुसलमान हिंदू मिलकर शहीद हो गए, मुसलमानों ने कराई है। और उसके बाद 1857 का मुसलमानों को सजा के तौर पर हर चीज से बाहर कर दिया गया। आप किसान आंदोलन है, उसमें इतने हिंदू जाट हैं, इतने हिंदू हैं दूसरे, उनको कह दीजिए ये खालिस्तानी आंदोलन है। तो आपको, क्योंकि फिर आपको लगता है, शासक रूलर्स को लगता है कि फिर किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट भी बढ़ रहा है। आईआईटी बंबई ने कल परसों तय किया, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इजराइल जाकर रिसर्च करें वहां की कंपनियों में और वहां की यूनिवर्सिटीज में। तो वहां के स्टूडेंट्स ने एक बहुत अंबेडकर और फुले जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने कहा है कि ये हम इसको कंडेम करते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। उसके बाद बहुत दुनिया की मानी हुई अंग्रेजी की लेखिका हैं, अमेरिका में रहती हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं, झंपा लाहिरी आप डालिएगा और देखिएगा कि कितने उनको अवार्ड मिल चुके हैं। उनको न्यूयॉर्क की शहर के अंदर जो नोगुची म्यूजियम है, वो उनको एक बड़ा अवार्ड देना चाहता था। झंपा लाहिरी जी ने क्यों अवार्ड लेने से मना कर दिया? वो इसलिए मना कर दिया कि 3 जो एम्प्लॉइज थे, ये न्यूयॉर्क के नोगुची म्यूजियम, ये कोई जापानीज म्यूजियम, कोई जापानीज ट्रस्ट का होगा, तो उन्होंने फिलिस्तीन के कत्लेआम के विरोध में, के खिलाफ वो कैफिया पहनकर आए थे, वो फिलिस्तीनी शॉल पहनकर आए थे। और उसके तीसरी बात आखिरी में बता रहा हूं कि 2 तारीख से 7 तारीख तक दिल्ली की सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस ने, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, सारी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन के कत्लेआम के खिलाफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और 7 तारीख को बड़ा प्रोग्राम करेंगे जंतर मंतर पर। जी अच्छा, आखिरी सवाल ये कि आप पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं और आपने बहुत से इनकलाबात भी पढ़े होंगे और बहुत सी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तारीख भी पढ़ी होंगी। ये जिस तरह से जंग शुरू हुई हमास के उस हमले के बाद, और जहां तक अब पहुंचा है, इजराइल को एक तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने घेरा हुआ है। रेड सी बंद है इजराइल के लिए, उधर मेडिटेरेनियन पर भी हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद के अमरीकी वहां पर बेड़े मौजूद हैं, और उनके सी पोर्ट पर, उनके एयरपोर्ट्स पर, परसों तो जब वो नेतन्याहू वापस आए हैं यूनाइटेड नेशन से, उसी वक्त हूथी अंसारुल्लाह ने हमला किया और उनके सिक्योरिटी वाले जान बचाते हुए घूम रहे थे। ये इस किस्म की जो अब सूरत हाल है, जिसमें अगर ये समझा जाए कि इजराइल के लिए वजूद का सवाल है, वो वजूद बचाने की कोशिश कर रहा है, और एक्सिस ऑफ ये जो रेजिस्टेंस है उनके लिए भी ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, इससे कमजोर इजराइल कभी नहीं मिलेगा। क्या आपकी क्या रीडिंग है इस वक्त की हालत की? काज़मी जी, मैं इससे एक बुनियादी बात रखना चाहूंगा। आपके सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो बात रखी, लेकिन मैं एक इसी बात को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, लुटेरे, रूलिंग क्लासेस, जालिम हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो सारा उनके जुल्म के खिलाफ, उनकी लूट, उनके कत्लेआम, उनके रेप्स जो कर रहे हैं, वो जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, और हम उस व्यक्ति को खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ये हजारों साल से रूलिंग क्लासेस की बेवकूफी की वो रही है, क्योंकि वो खुद गलत हैं और वो सुधर जाएं वो इसको मानेंगे नहीं। देखिए ना, आप मैं कह रहा हूं, आप फिलिस्तीन मत जाइए, अगर अपने देश में आ जाइए, 1857 हो या उसके बाद हो, हजारों हजार नौजवानों को, बच्चियों को, औरतों को किस तरह से कत्ल किया गया, फांसी दी गई, हाँ जी, तोपों से उड़ाया गया। अंग्रेजों ने किसको माना कि ये लोग जिम्मेदार हैं, है ना, बहादुर शाह जफर जिम्मेदार है, इसको बस मार दो, भगत सिंह जिम्मेदार है, राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्लाह जिम्मेदार हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जिम्मेदार हैं, फांसी दे दो खत्म हो जाएगा। ऐसे खत्म नहीं होते हैं, ऐसे खत्म नहीं होते हैं। लेकिन होता यह है कि जो आप सिर्फ हथियारों पर, वायलेंस पर, मारने पर विश्वास करते हैं, फिर आप भी नहीं बचते हैं। देखिए ना, आप नए नए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, 80-80 बम डाल रहे हैं एक एक जगह पर, तो लोग तो मारे जाएंगे ना। फिर आप बमों को लेकर बैठिएगा, बमों के ऊपर बैठिएगा, सोइएगा, खाइएगा, उसी को पीजिएगा। दुनिया खत्म होगी तो आप भी खत्म होंगे, आप नहीं बचेंगे। मुझे लगता है कि पता नहीं 1 आध मिनट का टाइम है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं जो है स्लेव सोसाइटी जो थी उसका एक मिसाल देना चाहता हूं। स्लेव सोसाइटी में क्या हुआ कि जो स्लेव सोसाइटी थी रोम की, उसमें वहां स्लेव्स ने बगावत कर दी। उसका जो बगावत किया तो उनको सब जगह से घेर कर, उनको मेडिटेरेनियन से लेकर रोम के दरवाजे तक उनकी स्लेबें लगाकर उनको फांसी दे दी गई। हर गुलाम जो था उसको उन्होंने मार दिया। वो बड़ा स्पार्टकस का रिवोल्ट कहलाता है, बहुत बड़ा। स्पार्टकस फिल्म भी हमने देखनी चाहिए। वो स्पार्टकस को मार दिया, लेकिन उसके कुछ ही सालों के अंदर रोमन एम्पायर भी गिर गई, क्योंकि लोग ही नहीं रहे उसकी सेवा करने के लिए। लोग ही नहीं रहे जो उनके लिए सारा हलवा पूरी बनाते थे, जो उनके खेतों में काम करते थे, जो उनके लिए लेबर करते थे। तो आप भी नहीं बचेंगे, आप सबको खत्म कर दें। और ये जो हमास के और हिजबुल्लाह के जो लोग मारे गए हैं, ये मुझे लग रहा है आने वाली जनरेशंस को ये गर्व रहेगा कि अब उन्होंने अपनी टॉप की लीडरशिप कुर्बान की थी। ये नहीं हुआ कि सड़क पर मारे गए। आरएसएस हमारे देश में, देखिए आरएसएस क्या करती है, मुसलमानों पर हमला कराना, दलितों को लेके, बहुजनों को लेके, शूद्र बच्चों को लेके जेल में वो सड़ते हैं, जेल में वो सड़ते हैं। और ये ऊंची जाति के जो आरएसएस वाले ही अपना राज करते हैं। इन्होंने अपनी सबसे टॉप की लीडरशिप कुर्बान की है। मुझे लगता है कि इसको किसी को भी फख्र होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपने बहुत गहराई से दुनिया की तारीख, हिस्ट्री के काफी अहम रेफरेंसेस दिए, और आपने बताया कि जो दूसरों को मार करके खुश हो रहे हैं वो खुद भी नहीं बचेंगे। ये आने वाला वक्त जैसे जैसे होगा हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। शमसुल इस्लाम साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।